एक इटालियन शिप पर 600 लोग सफर कर रहे थे। डेक पर एक खूबसूरत सिंगर गाना गा रही थी और लोग अपनी ही धुन में नाचने गाने में मशगूल थे। तभी अंधेरे में छिपा कोई अनजान शख्स एक लीवर खींचता है। लीवर के खींचते ही एक बेहद पतली स्टील की तार पूरे डेक पर बिजली की रफ्तार से तन जाती है और पलक झपकते ही नाच रहे सैकड़ों लोगों के जिस्मों के आर पार हो जाती है। वर्तमान में मरीन एक्सप्लोरर की एक टीम समंदर से एक खोया हुआ पुराना जहाज ढूंढ कर ला रही थी। दरअसल समंदर की गहराइयों से खोए हुए जहाजों को ढूंढना और उन्हें बेचना ही इस टीम का पेशा था। और ठीक इसी तरह के बेखौफ लोगों की तलाश एक अनजान शख्स को थी जो काफी देर से बार में बैठकर उन पर नजरें गड़ाए हुए था। आखिरकार वह शख्स कप्तान मर्फी के पास आता है और अपना परिचय जैक के रूप में देता है। जैक बताता है कि वो एक आर्कटिक वेदर पेट्रोल पायलट है और समंदर के ऊपर फ्लाइट उड़ाता है। उसने अपनी पिछली पेट्रोलिंग के दौरान एक बेहद विशालकाय लावारिस जहाज को देखा था। अगर वे सब मिलकर उस जहाज को अपने कब्जे में ले लें तो सब के सब पल भर में मालामाल हो सकते हैं। जैक के पास बाकायदा उस रहस्यमयी जहाज की तस्वीरें और उसकी सटीक लोकेशन भी थी। टीम आपस में मशवरा करती है और भारी मुनाफे के लालच में अपनी किस्मत आजमाने उस अनजान जहाज की तलाश में निकल पड़ती है। जल्द ही सैंटोस को रडार पर कोई रहस्यमयी चीज दिखाई दी। इससे पहले कि कप्तान मर्फी उसे चेक करने जाते, वह चीज रडार से अचानक गायब हो गई। सैंटोस ने जैसे ही रडार को थोड़ा ठोक ठाक किया, वह स्क्रीन पर फिर से दिखाई देने लगी। वे अपनी टगबोट लेकर उस अनजान चीज की तरफ लगातार बहते गए। वहां पहुंचकर मर्फी ने रेडियो के जरिए उस जहाज से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अचानक कोहरे के उस घने गुबार को चीरती हुई वह विशालकाय परछाई उनके टगबोट के ठीक सामने प्रकट हो गई। उनकी नाव सीधे उस जहाज से जा टकराई। इस टक्कर के दौरान डॉज दोनों जहाजों के बीच दबने से बाल बाल बचा। उस विशालकाय जहाज को देखकर सभी मरीन एक्सप्लोरर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक उनके सामने खड़ी थी एंटोनिया ग्राजा, वही आलीशान जहाज जो 40 साल पहले बिना किसी आपदा का संकेत दिए समंदर के बीच से अचानक लापता हो गया था। कप्तान मर्फी ने बिना वक्त गंवाए फौरन अपनी टीम तैयार की और क्रेन के जरिए उस भूतिया जहाज के डेक पर पहुंच गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल तक प्रकृति की मार झेलने के बावजूद जहाज अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में था। उधर टगबोट पर अकेला बचा जैक लगातार परेशान हुआ जा रहा था कि टीम उसे अपने साथ ऊपर क्यों नहीं ले गई। इस पर टीम का रेडियो ऑपरेटर ग्रियर उसे समझाता है कि भाई, सुरक्षा कारणों की वजह से ही तुम्हें यहाँ नीचे रोका गया है। वही टीम अब जहाज की सुनसान गलियों से होते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में बने आलीशान हॉल में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ एक भी डेड बॉडी का नामो निशान नहीं था। तभी उनके वहाँ से गुजरते ही बच्चों के खेलने वाले अक्षरों के छोटे ब्लॉक्स अपने आप घूम गए, जिस पर लिखा था स्वागत है। जल्द ही उन्हें एक दरवाजा मिला जो शायद कंट्रोल रूम की तरफ जाता था। उस रास्ते पर काफी पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से छत बुरी तरह सड़ चुकी थी। अचानक छत टूटी और मुंडर गिरने लगा। एप्स ने किसी तरह लपक कर उसको पकड़ लिया। इसी बीच जब एप्स की नजर नीचे पड़ी तो उसे वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई दी, लेकिन जैसे ही एप्स का ध्यान भटका, वह रहस्यमयी लड़की गायब हो गई। टीम ने किसी तरह मुंडर को ऊपर खींच लिया। एप्स को लगा कि शायद यह उसका कोई वहम है, इसलिए उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। जल्द ही वे सब कंट्रोल रूम पहुंच गए, जहाँ जहाज के पुर्जों की जांच की गई। स्टीयरिंग पूरी तरह जाम हो चुका था, कंपास खराब था और फ्यूल टैंक भी बिल्कुल खाली था। इससे मर्फी ने अनुमान लगाया कि यह जहाज तब तक समंदर में भटकती रही होगी जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अब यहाँ क्या हादसा हुआ था, इसका पता सिर्फ कैप्टन की लॉगबुक से ही चल सकता था। वे पूरा कंट्रोल रूम छान मारते हैं। इसी दौरान डॉज को वहाँ एक डिजिटल घड़ी मिलती है, लेकिन जब 1962 में यह जहाज गायब हुआ था, तब दुनिया में डिजिटल घड़ियां होती ही नहीं थी। साफ था कि इस लावारिस जहाज पर आने वाले वे पहले लोग नहीं थे। जो भी हो, कप्तान मर्फी ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत इस जहाज पर अपनी टीम का हक जताया और तय किया कि अगली सुबह वे इसे यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब जहाज की नीचे से दोबारा जांच की गई तो पता चला कि इसके निचले हिस्से में छेद हो गया है। अंदाजा लगाया गया कि यह छेद अभी हाल ही में हुआ है, वरना अब तक यह जहाज समंदर में डूब चुकी होती। अब मुसीबत यह थी कि वे बिना इसे ठीक किए आगे नहीं ले जा सकते थे। मुंडर ने प्लान बताया कि वे अंदर जाकर उस सड़े हुए कंपार्टमेंट की वेल्डिंग कर देंगे, स्टीयरिंग को ठीक करेंगे और फिर पंप के जरिए अंदर का सारा पानी बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन इस पूरे काम में कम से कम 3 दिन का समय लग सकता था। इस बीच सैंटोस भी नीचे टगबोट के इंजन की सर्विसिंग कर लेगा। सबकी सहमति बनी और वे मरम्मत का सारा भारी सामान लेकर एंटोनिया ग्राजा पर पहुंच गए। डॉज और मुंडर को छेद वाली जगह दुरुस्त करने का काम सौंपा गया, जबकि एप्स, ग्रियर और जैक को कंट्रोल रूम ठीक करना था। वे तीनों उत्सुकतावश जहाज में इधर उधर घूमने लगे। इसी दौरान एप्स जहाज के स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। वहां पूल की अंदरूनी दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान थे और आसपास गोलियों के खाली खोखे भी
बिखरे पड़े थे। इस जहाज का रहस्य और गहराता जा रहा था। पूल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही एप्स सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक वही रहस्यमयी लड़की दोबारा उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। एप्स डर के मारे सिर के बल नीचे गिरी और बेहोश हो गई। दूसरी तरफ ग्रीर और कप्तान मर्फी को ढूंढते हुए कैप्टन का आलीशान केबिन मिल गया। मर्फी नहीं चाहता था कि ग्रीर वहां की छानबीन में दखल दे, इसलिए ग्रीर खुद ही वहां से आगे बढ़ गया। मर्फी ने जब केबिन की तलाशी ली तो वॉश बेसिन में उसे एक उस्तरा मिला जिस पर लगा खून समय के साथ सूख कर काला पड़ चुका था। इधर आगे बढ़ता हुआ ग्रीर एक ऐसी खतरनाक जगह जा पहुंचा जो किसी कुएं से भी ज्यादा गहरी थी और नीचे लोहे के नुकीले स्क्रैप से भरी हुई थी। उसके सोचने से ही रोंगटे खड़े हो गए कि उसमें गिरने वाले का क्या हश्र होगा। अब तक डॉज और मुंडा रेंजर रूम तक पहुंच चुके थे, लेकिन आगे का पूरा रास्ता पानी से ब्लॉक था। डॉज ने रेडियो पर एप्स को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा था। उधर जैसे ही एप्स को होश आया, उसके सिर की चोट से निकला खून चमत्कारी रूप से पूल के एक होल के अंदर चला गया और दूसरे होल से बाहर निकलने लगा। एप्स ने घबराकर तुरंत उस रहस्यमयी लड़की को आवाज लगाई, लेकिन उसकी जगह वहां अचानक जैक आ धमका। जैक की मदद लेकर वह पूल से बाहर निकल आई। उधर कप्तान मर्फी को कैप्टन के केबिन में एक महंगी शराब की बोतल और आधा भरा हुआ ग्लास मिला। मर्फी जैसे ही उस शराब को सूंघने के लिए उठाया, अचानक सामने लगे आईने में उसे इस शिप के कैप्टन का साया दिखा और पल भर में गायब हो गया। मर्फी खौफ के मारे पैर पटकता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब तक एप्स को भी यह पूरा यकीन हो चुका था कि उस रहस्यमयी लड़की का बार बार दिखना कोई वहम नहीं हो सकता। उस स्विमिंग पूल के हर एक छेद से खून बाहर निकलने लगा था। चंद पलों में ही वह स्विमिंग पूल खून से लबालब भर गया और एक औरत की लाश तैरती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ ग्रीर को अचानक एक रहस्यमयी संगीत सुनाई देने लगा था। घबराकर उसने फौरन अपनी टीम से रेडियो पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रेडियो चैनल काम नहीं कर रहा था। आखिरकार वह उस अजीबोगरीब संगीत की आवाज का पीछा करने लगा। इधर जैक और एप्स घूमते घूमते जहाज के लॉन्ड्री वाले कंपार्टमेंट में जा पहुंचे थे। वहां भी एक कमरा बंद पड़ा था। एप्स ने जैसे ही उसके दरवाजे को खोला, उसमें भरा हुआ सारा गंदा पानी उनके ऊपर आ गिरा। उसी पल झटके से लॉन्ड्री का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। जब उन्होंने संभल कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पानी में अनगिनत सड़ी गली लाशें तैर रही थीं। शायद ये वही एक्सप्लोरर्स थे जो इस जहाज पर पहले आए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर एप्स ने तुरंत फैसला कर लिया कि वे सब अभी के अभी इस मनहूस जहाज से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मुसीबत ये थी कि जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वह अब हमेशा के लिए लॉक हो चुका था। मजबूरन उन्हें दूसरे अनजान रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा। अब तक ग्रीर उस रहस्यमयी संगीत का पीछा करते हुए उसी आलीशान पार्टी हॉल में जा पहुंचा था जहां 40 साल पहले वो भयानक हादसा हुआ था। लेकिन हॉल में कदम रखते ही संगीत अचानक बंद हो गया। वहीं पास की दीवार पर उसे उस दौर की मशहूर सिंगर फ्रांसिस्का का एक पुराना पोस्टर दिखा। पास ही टेबल पर एक जलती हुई सिगरेट रखी थी और उस पर लिपस्टिक का ताजा दाग लगा हुआ था। ग्रीर ये सोचकर हैरत में पड़ गया कि उनकी टीम में इकलौती लड़की एप्स है और वो तो लिपस्टिक लगाती ही नहीं। फिर ये जलती हुई सिगरेट किसकी है? वह जैसे ही पीछे पलटा, दूर एक अंधेरे कोने में खुद फ्रांसिस्का हाथ में सिगरेट लिए खड़ी थी। लेकिन ग्रीर की नजर उस पर नहीं पड़ी और वह वहां से आगे बढ़ गया। उधर जैक को जहाज के एक बड़े कमरे में अपनी मनपसंद कार जैगुआर खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि यह उसकी ड्रीम कार थी जो सालों पहले गायब हो गई थी। लेकिन इस वक्त एप्स के दिमाग में इस भूतिया जहाज से सही सलामत बाहर निकलने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था। तभी उनके पीछे कुछ अजीब सी हलचल हुई। पास ही रखे एक बॉक्स के अंदर कुछ हिल रहा था। एप्स ने डरते डरते जैसे ही उस बॉक्स का ढक्कन खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरा बॉक्स सोने की चमचमाती ईंटों से खचाखच भरा हुआ था। उनकी किस्मत चमक चुकी थी। एप्स ने तुरंत सोने की एक ईंट ली और बाकी टीम को यह खुशखबरी बताने के लिए निकल पड़ी। तभी अचानक बंद पड़े रेडियो पर कोई दबी हुई आवाज में एप्स का नाम पुकारने लगा। एप्स को लगा कि शायद उसकी टीम का ही कोई सदस्य होगा। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उनके ठीक सामने वाला दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। जैक को वह रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन एप्स ने उसकी एक न सुनी। वह हिम्मत करके जैसे ही उस अंधेरे कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि वहां हर तरफ सूखने के लिए बड़े बड़े सफेद सूती कपड़े लटके हुए थे। माहौल में खौफ का सन्नाटा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उस पर एक जोरदार झपट्टा मारा। एक पल के लिए तो एप्स का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन वो तो उसके ही अपने दोस्त थे। एप्स ने मजाक को तुरंत साइड में रखा और बेहद संजीदगी से टीम को लॉन्ड्री में मिली खौफनाक लाशों और कार्गो होल्ड में रखे सोने के बॉक्स के बारे में बताया। यह सुनते ही पूरी टीम के होश उड़ गए। कप्तान मर्फी ने एक एक करके सारे बॉक्स खोल दिए। वहां इतना सोना था कि उनकी 7 पुश्तें भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थीं। चूंकि अब सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतना सारा सोना इस जहाज पर आया कैसे। मर्फी का अनुमान था कि शायद इसी सोने के लालच की वजह से सालों पहले इस जहाज पर कोई खूनी खेल खेला गया होगा और यह शिप गायब हुई होगी। तो वही ग्रीर को यह सब किसी भूत प्रेत का खेल लग रहा था। उसने डरते हुए टीम को बताया कि जब वह जहाज का निरीक्षण कर रहा था तो
उसे साफ महसूस हुआ कि कोई औरत उसके आसपास ही गाना गुनगुना रही थी। लेकिन उसकी इस अजीबोगरीब बात पर बाकी टीम हंस पड़ी और किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। दौलत के इस अंबार के बीच एक बड़ी समस्या यह भी थी कि अगर वे इतनी बड़ी शिप को ले जाते हैं तो कोस्ट गार्ड के नजर में आ जाएंगे। सोना भी हाथ से जा सकता है, इसलिए सबने केवल सोने को ले जाने का फैसला किया। जब तक एंटोनिया ग्राजा से सोने को नीचे लाने का बंदोबस्त हो रहा था, इधर सैंटोस ने टगबोट के इंजन की पूरी सर्विसिंग खत्म कर ली थी। लेकिन तभी बिना किसी के छुए वहां रखे गैस सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुलने लगा। सैंटोस का ध्यान उस लीक होती गैस पर नहीं गया और उसने ग्रियर को टगबोट का इंजन चालू करने को बोल दिया। उधर एंटोनिया ग्राजा पर भटक रही उस रहस्यमयी लड़की की आत्मा ने इस होने वाली अनहोनी को पहले ही भांप लिया था। वह अचानक एप्स के सामने आई और चिल्लाकर चेताने लगी कि वे लोग बोट को चालू न करें। लेकिन तभी किसी ने उसे डेक पर वापस खींच लिया। एप्स उस साये की बात समझ पाती, सैंटोस ने इंजन का स्विच दबा दिया। टग बोट में एक खौफनाक धमाका हुआ। सभी पानी में कूद गए और उसी पल टग बोट बीच से दो टुकड़ों में टूटकर समंदर में समाने लगी। एप्स ने बिना एक पल गंवाए एंटोनिया ग्राजा के ऊंचे डेक से समंदर में छलांग लगा दी। पानी में हाथ पैर मारते हुए उन्होंने जख्मी हो चुके ग्रीर को तो ढूंढ निकाला, लेकिन सैंटोस का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह उस आग के गोले में ही भस्म हो चुका था। विनाश का यह खौफनाक मंजर वह रहस्यमयी लड़की ऊपर डेक से खामोशी से देख रही थी। सैंटोस की इस दर्दनाक मौत के बाद टीम में दरार पड़ने लगी थी। डॉज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जैक इस मनहूस शिप के काले सच के बारे में पहले से सब कुछ जानता था। सैंटोस की जान सिर्फ और सिर्फ जैक के इस लालच की वजह से गई है। बाकी साथियों ने डॉज को शांत कराने और समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भयानक हादसा था। अब उन्हें आपस में लड़ने से अच्छा यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा। उनके पास एक बेहतरीन स्पॉट वेल्डर था जिससे वे शिप के सड़े हुए कंपार्टमेंट को बंद कर सकते थे। ग्रीर सुझाव देता है कि वे क्राफ्ट बनाकर पास के किसी टापू पर जा सकते हैं। सोने की लालच में वे जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। वैसे भी वह मर्फी से पहले भी कह चुका था कि कोस्ट गार्ड की टीम बुला लेते हैं। अगर उसकी बात सुनी गई होती तो शायद सैंटोस उनके बीच होता, जिस पर मुंडर कहता है कि टकला बकवास कर रहा है। तभी गुस्से में तमतमाकर ग्रीर ने उसकी नाक तोड़ दी। वह वापस पार्टी हॉल में गया और अपनी मंगेतर की फोटो देखकर अफसोस करने लगा कि अगर यहाँ नहीं आया होता तो अब तक उनकी शादी हो चुकी होती। तो वही इस शिप को ठीक करने में कितने दिन लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता था। पर अच्छी बात यह थी कि मुंडर और डॉज को शिप से बहुत सारे पैक्ड फूड मिल चुके थे। दोनों ने एक डिब्बा खोलकर चखा तो वह बिल्कुल सही था और वे बेझिझक खाने पर टूट पड़े। तभी मुंडर ने गौर किया कि डॉज के होठों पर कुछ लगा है। पता चला कि वे तब से बदबूदार कीड़े खा रहे थे। दोनों की वहीं उल्टी निकल गई। उधर एप्स ने यात्रियों की लिस्ट चेक की ताकि उस साये का नाम जान सके। लिस्ट में सिर्फ एक छोटी लड़की थी जिसका नाम केटी था। एप्स ने हिम्मत की और केटी का नाम पुकारते हुए पूरे शिप पर उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक उसके सामने के सारे केबिन के दरवाजे अपने आप तेजी से बंद होते चले गए। एप्स डर के मारे दीवार से चिपक गई। इतने में उन केबिनों में से एक का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, मानो केटी उसे उसी केबिन में ले जाना चाह रही हो। एप्स अंदर गई तो पता चला कि यह केबिन केटी का ही था। जैसे ही उसने अलमारी खोली, केटी की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। अब तक ग्रीर अपनी मंगेतर की याद में शराब की पूरी बोतल पी चुका था। तभी उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहले लगा कि उसे चढ़ गई है, क्योंकि पार्टी हॉल की सारी चीजें अपने आप अपनी पूर्व अवस्था में आने लगी। देखते ही देखते उसके सामने 40 साल पुराना दृश्य ऐसे चलने लगा जैसे वह कोई 3D फिल्म देख रहा हो। फ्रांसिस्का के बैंड के सारे क्रू उसके लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे। खुद फ्रांसिस्का चलकर उसके करीब आई। ग्रीर जानता था कि यह सब सच नहीं है, फिर भी वह इस वहम को तोड़ने को तैयार नहीं था। फ्रांसिस्का उसे लुभाकर मौत के जाल में ले गई। ग्रीर उसकी खूबसूरती में बिल्कुल अंधा हो चुका था। इधर एप्स ने हिम्मत करके केटी की लाश से लॉकेट निकाला और उसे खोला तो उसके अंदर केटी के पेरेंट्स की फोटो थी। तभी केटी पीछे से प्रकट हो गई और उसने बताया कि वह 40 साल बाद अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही है। वह उनके पास ही न्यूयॉर्क जा रही थी। एप्स हैरान होकर सिर्फ उसे सुन रही थी। आखिर में उसने वह लॉकेट केटी को देकर देखा। तब उसे एतबार हुआ कि वह सचमुच भूत है। इधर मर्फी सिर पकड़कर सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके सामने एक बार फिर इस शिप के कैप्टन की आत्मा प्रकट हुई, जो पहले भी शीशे में दिख चुकी थी। लेकिन इस बार मर्फी के पैर वहीं जम गए। उस साये ने मर्फी को एक फाइल दी जिसमें एंटोनिया ग्राजा का सारा काला चिट्ठा था। दरअसल 40 साल पहले द लोरली नामक शिप समंदर में भटक गई थी और डूब रही थी। उस वक्त एंटोनिया ग्राजा ने ही उस शिप को बचाया था, जिस पर केवल एक आदमी जिंदा मिला था। वह सोना उसी शिप का था जो इटली से अमेरिका जा रहा था। उस शिप से 9 सोने के बॉक्स एंटोनिया ग्राजा पर लाए गए थे। सोना लाने के 2 दिन बाद ही एंटोनिया ग्राजा भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब मर्फी ने द लोरली शिप के आखिरी सर्वाइवर की फोटो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इस शिप को छोड़कर भागने लगा। इधर फ्रांसिस्का ग्रीर को बहकाकर उस जगह ले गई जहां काफी सारा स्क्रैप रखा हुआ था। ग्रीर को उसी में गिराकर उसने मार डाला। दूसरी तरफ केटी ने खुलासा किया कि उन सब की आत्माएं इस शिप पर फंसी हुई
नहीं है। इसके पीछे शैतान का एक शागिर्द है जो आत्माओं को इकट्ठा करता है, और जब जहाज पर आत्माओं की संख्या पूरी हो जाती है उसके बाद वह इन आत्माओं को शैतान के हवाले कर देता है। इससे पहले कि केटी और कुछ बताती, शैतान का शागिर्द उसे डराने लगा। केटी उसे जहाज छोड़ने को बोलकर वहां से गायब हो गई। उधर कैप्टन मर्फी पागलों की तरह चारों ओर अपने साथियों को ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसके सामने सैंटोस की आत्मा आ खड़ी हुई। उसने मर्फी को डराते हुए कहा कि इस मनहूस जहाज पर आने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटता। किसी तरह मर्फी खौफ के मारे वहां से भागा। इसी बीच रास्ते में उसे एप्स मिल गई, लेकिन खेल तो तब बिगड़ा जब ठीक उसके पीछे से सैंटोस की आत्मा एप्स के शरीर के अंदर समा गई। मर्फी को लगा कि सामने खड़ी एप्स असल में सैंटोस की दुष्ट आत्मा है। उसने तुरंत एप्स पर जानलेवा हमला कर दिया। सैंटोस की आत्मा उसे एप्स की जान लेने के लिए और उकसाने लगी। ऐसा लगने लगा कि मर्फी आज एप्स को खत्म ही कर देगा। तभी एन मौके पर जैक ने आकर मर्फी के सिर पर वार किया और उसे बेहोश करके एप्स की जान बचा ली। सुरक्षा के लिए मर्फी को एक बड़े से पानी के टैंक में डालकर बाहर से लॉक कर दिया गया। इसके बाद बची हुई टीम जहाज को ठीक करने के काम में जुट गई। जहाज के उस फटे हुए कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करके पूरी तरह बंद कर दिया गया। फिर 2 बड़े पंप चालू कर दिए गए जो अगले 12 घंटे में शिप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल फेंकेंगे। स्टीयरिंग वगैरह भी ठीक कर ली गई, लेकिन ग्रीर का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं था। मुंडर और डॉज को पंप की देखरेख का काम सौंप कर एप्स उसे ढूंढने निकल पड़ी। यहाँ केटी की आत्मा ने उसे रास्ता दिखाया और तब जाकर एप्स के सामने यह खौफनाक सच आया कि ग्रीर की बेरहमी से मौत हो चुकी है। उनका इस भूतिया शिप को छोड़कर भागना कितना जरूरी है, ये समझाने के लिए केटी ने एप्स के कंधे पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही एप्स की आंखों के सामने 40 साल पहले का वो खौफनाक कत्लेआम एक 3D फिल्म की तरह चलने लगा। उस रात डेक पर फ्रांसिस्का का शानदार म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा था और जहाज के अमीर यात्री नाच गाने में पूरी तरह मस्त थे। लेकिन उसी वक्त नीचे किचन में एक खतरनाक गिरोह ने वहां के पूरे क्रू को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे खुद इस शिप का फर्स्ट मेट लीड कर रहा था। किचन में जितने भी लजीज पकवान बने थे उन सब में जहर मिला दिया गया, जिसे खाकर यात्री मरने लगे। जो लोग डेक पर नाच गाने में मशगूल थे उनके बीच से एक धारदार स्टील वायर बेहद तेजी से गुजारी गई, जिसने पल भर में दर्जनों लोगों के जिस्म को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। पूरे शिप पर चीख पुकार मचा हुआ था। फर्स्ट मेट के लोग बचे हुए यात्रियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और मासूम केटी भी उन्हीं की दरिंदगी की भेंट चढ़ गई थी। जहाज के सभी लोगों को बेरहमी से मारने के बाद उन्होंने वो सारा सोना लूट लिया। लेकिन तभी इस खूनी खेल का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। सोना लूटने का यह सारा घिनौना षड्यंत्र सिंगर फ्रांसिस्का ने द लोरली शिप के आखिरी सर्वाइवर के साथ मिलकर रचा था, जिसमें खुद फ्रांसिस्का के बैंड के लोग भी शामिल थे। पर लालच का कोई अंत नहीं होता। काम पूरा होते ही फ्रांसिस्का ने एक इशारे से अपने पूरे क्रू को गोलियों से भुनवा दिया। फर्स्ट मेट को लगा कि अब वह और फ्रांसिस्का मिलकर पूरी जिंदगी राजाओं की तरह जिएंगे, लेकिन फ्रांसिस्का ने धोखे से फर्स्ट मेट के सिर में गोली मार दी। अब आया कहानी का हिला देने वाला ट्विस्ट। लोरली शिप का वो आखिरी सर्वाइवर जिसने फ्रांसिस्का को बड़े बड़े सपने दिखाकर यह पूरा खेल रचा था, वह कोई और नहीं बल्कि खुद जैक था। उसने आखिर में फ्रांसिस्का को भी नहीं छोड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते वक्त जैक ने जैसे ही फ्रांसिस्का की हथेली को छुआ, पल भर में उसकी हथेली पर एक अजीब सा शैतानी निशान उभर आया। यानी जैक ने उसकी आत्मा को भी अपने वश में कर लिया था। लेकिन वो केटी को इस तरह से वश में नहीं कर सका था, क्योंकि केटी पवित्र थी, इसीलिए वो एप्स को दिखती रहती थी। ये सब देखकर एप्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरा माजरा समझ चुकी थी कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि खुद साक्षात शैतान का शागिर्द है। वो लॉरेली शिप में डूबकर मर चुका था। तभी तो 40 साल बाद भी उसका चेहरा और उम्र वैसी की वैसी ही थी। उसने जानबूझकर उनकी मरीन एक्सप्लोरर टीम को लालच देकर इस शिप पर बुलाया था ताकि उनके जरिए अपने इस भूतिया शिप को डूबने से बचा सके। एप्स तुरंत मर्फी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उस टैंक में पानी चालू कर दिया था। कैप्टन मर्फी की मौत हो चुकी थी। उसके बेजान हाथ में जैक का 40 साल पुराना वही फोटो था जिसे देखकर उसके होश उड़े थे। मतलब उस फोटो में जैक मर चुका था। यानी उसकी दुष्ट आत्मा सोना लेकर द लोरेले शिप से एंटोनिया ग्राजा पर चढ़ी थी। एप्स अब समझ चुकी थी कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। वह दौड़कर डॉज के पास जाती है और उसे समझाती है कि जैक ने उन्हें अब तक इसीलिए जिंदा रखा है क्योंकि वे जहाज को ठीक कर सकते हैं। काम निकलते ही वह उन्हें भी मार देगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वहाँ जैक आ धमका। जैक को देखकर एप्स तुरंत बात बदल दी कि वह नीचे मुंडर को देखने जा रही है। तब तक डॉज को जैक के साथ ही रुकना होगा। उधर मुंडर स्विम सूट पहनकर पानी के अंदर पंप ठीक करने उतरा ही था कि तभी अचानक जहाज का विशालकाय इंजन अपने आप चालू हो गया। इंजन ने मुंडर को अपनी तरफ खींच लिया और भारी लोहे के ब्लेड्स के बीच पिसकर मुंडर का भी अंत हो गया। एप्स पानी के अंदर मुंडर की लाश देखकर भौचक्की रह गई। उधर जैक एप्स के पास जाने की जबरदस्ती करने लगा, लेकिन डॉज ने साफ कहा कि एप्स उन्हें यहीं पर रुकने को बोली है। जैक नहीं माना तो डॉज ने जैक को गोली मार दी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जैक को वो मार रहा है वो तो 40 साल पहले ही मर चुका था। इस बीच एप्स ने शिप के अलग अलग
अलग हिस्सों में धमाके करके उसे डुबोने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। तभी डॉज वहां आया और उसने हाँफते हुए बताया कि उसने जैक को गोली मार दी है और वह मर चुका है। इस पर एब्स ने निराशा से कहा, वो नहीं मर सकता डॉज, वो कोई इंसान नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे इस मनहूस शिप को हमेशा के लिए समंदर में डुबो देंगे, जिसने हजारों बेगुनाह जानों को निगला है। तभी जैक अपने असली शैतानी रूप में बदल गया, जिसका साफ मतलब था कि उसने डॉज को भी मौत के घाट उतार दिया है। इससे पहले कि एब्स बम का ट्रिगर दबाती, वह सीधा उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जानलेवा झड़प हुई। आखिरी पल में एब्स ने निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। एक भयानक विस्फोट के साथ वह विशालकाय जहाज समंदर में समाने लगा। धमाके के साथ जैक के भी चिथड़े उड़ गए। जहाज पर सालों से बंधक बनी हजारों रूहें आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ गईं। लेकिन एब्स खुद भी डूबते हुए जहाज के मलबे में फंस चुकी थी। तभी केटी की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने एब्स को बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया, जहां से वह तैरती हुई समंदर की सतह पर आ गई। देखते ही देखते वह भूतिया जहाज पूरी तरह गहरे समंदर में समा गया। एब्स एक मलबे के सहारे 2 दिनों तक खुले समंदर में भटकती रही। एक गुजरते हुए मालवाहक जहाज ने उसे देखा और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन जब उसे तट के किनारे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने दूसरी तरफ खड्डी एक शिपर उस जैक को दोबारा देखा। वह बिल्कुल पहले की तरह ही इंसानी रूप में था और बेफिक्र होकर सोना लोड करवा रहा था। इसका मतलब साफ था, जैक ने मरने से पहले बहुत गुनाह किए थे, इसलिए उसकी सोल आजाद नहीं हुई। वह अब भी शैतान की गिरफ्त में है और उसके लिए काम कर रहा है।